आप सबको मेरा सलाम और आदाब। मैं 2 बार पहले भी आपसे खिताब किया मैंने। आपने इतना सब्र सुबह से दिखाया और मुझे नहीं लगता कि ये जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस तादाद में जलसा कहीं पे देखने को मिल रहा हो। उमर साहब, यहाँ के लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो जम्मू कश्मीर जिन हालात से पिछले 6 साल से गुजर रहा है, ये अपनी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें देना चाहते हैं। यहाँ पे आते ही मुझे पता है कि आपने बहुत सारी बातें करनी है, सुननी है। 2 घंटे से तकरीरों का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह भी जाना है, लिहाजा एक तकरीर होगी जावेद साहब की। अल्ताफ साहब आपसे खिताब करेंगे, उमर साहब खिताब करेंगे, और मेरे ख्याल से आपका सब्र का जो इतना आपने किया उसके लिए बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जावेद साहब को गुजारिश करता हूं कि वो आए स्टेज के ऊपर, अपने चंद अल्फाज रखें। बाकी लोगों से गुजारिश है कि स्टेज को थोड़ा सारा हवादार होने दें, थोड़ा कम करें। शुक्रिया। आप आ जाए जनाब, स्टेज को संभालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा मशरिक से है हमदम, अया जब नूर करता है। मशरिक हो गया कश्मीर। खुदा मशरिक से है हमदम, अया जब नूर करता है। उजाले बढ़ते जाते हैं, अंधेरा दूर करता है। काबिल इज्जत रियासत जम्मू व कश्मीर के आने वाले वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, यहां हमारे पीरो मुर्शिद और हमारी दिलों की धड़कन मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, यहां तशरीफ फरमा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बुद्धल के उम्मीदवार जनाब जावेद इकबाल साहब, हम सबके एक मोहब्बत हमारे पीरो मुर्शिद जनाब बाजी मोहम्मद असलम साहब, बाजी वाहिद साहब, मैडम शाजिया जी, और मैं यहां देख रहा हूं कि तशरीफ फरमा बाजी वाहिद साहब, और यहां तशरीफ फरमा स्टेज के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम हजरात, और सामने बुद्धल और गिरदो नवा से आए हुए तमाम मौज़िन हजरात, खवातीन हजरात और नौजवान यूथ। मियां अल्ताफ साहब का मैंने बोल दिया, मैंने बोला है। तो मैं सभी हजरात से ये कह दूं कि इस शेर के साथ मैं जनाब जावेद इकबाल साहब को जो वो ये दावत दूं को कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी चाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंद से को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम, वही जालिम, वही कातिल, वही मुनसफ, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। जनाब जावेद इकबाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, किबला बाजी असलम साहब, बाजी वाहिद साहब, हमारे सरपंच राजेश शर्मा साहब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस खलूस के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 5 साल पहले तक मुझे कोई जानता नहीं था। जब मैं सरपंच बना तो मुझे कोई नहीं था जानता। आज इंशाल्लाह 1.5 लाख लोग हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ये जो लोगों की भीड़ है, ये एक दर्द की, एक दुख की कहानी है। हर आदमी अपना दर्द, अपना दुख, अपनी परेशानी लेके हमारे साथ खड़ा है। यहां पे पिछले 24-28 साल में एक सियासी दहशतगर्दी थी। हमारे लोगों को यहां पे सियासी दहशतगर्दी ने कुचल के रखा हुआ था। जब 2004 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश की बागडोर संभाली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जब देश आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, तो हमारा बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया दिन ब दिन पीछे जा रहा था।
क्योंकि यहाँ पे सियासी ठेकेदारी निज़ाम था और इस सारी तबाही का जिम्मेवार एक ही शख्स है जो आज बीजेपी का कैंडिडेट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी डेवलपमेंट की इस गरीब आवाम को नहीं देखा। जो सियासी ठेकेदार था उसका मकान बन गया, उसकी गाड़ी आ गई, उसके बच्चे पढ़ गए, लेकिन गरीब से गरीब होता गया। मैं उमर साहब को बताना चाहता हूं कि जब मैं फील्ड में दिन को जाता हूं तो पब्लिक के हालात देखता हूं को खुदा की कसम रोना आ जाता है। कोई दवाई से मजबूर है, कोई अपने बच्चे की स्कूल की फीस से मजबूर है, कोई गाड़ी का किराया देने से मजबूर है, कोई राशन खरीदने से मजबूर है। लोगों को यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है उसके तहत रखा गया हुआ था ताकि इनकी डेवलपमेंट ना हो, ये पढ़े लिखे ना आगे ना बढ़े, अपने हकूक का इनको पता ना चले। और जितनी गुर्बत हमारे एरिया में है, चाहे वो बुदल है, खवास है, पीड़ी है, खा जमोला है, हालात एक ही जैसे हैं। इतनी गुर्बत खुदा की कसम पूरी रियासत में कहीं नहीं है। आज लोगों ने एतबार करके, जो पहले धोखे खाए थे, जो जख्म खाए थे, एतबार करके मुझे आगे खड़ा किया है और इंशाल्लाह इस एतबार को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हुआ हूं हक, इंसाफ और इज्जत के लिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहां पे हर नाला में, हर एरिया में धोखा ही हुआ है, कोई काम काज नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ सियासी ठेकेदार की डेवलपमेंट हुई है। उमर साहब, आपकी जब हुकूमत थी आपने बुद्धल को तहसील का स्टेटस दिया, आपने वहां पे ब्लॉक दिया, लेकिन जो यहां पे एमएलए थे तब के, उन्होंने साजिश करके उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। आज वो बुद्धल के लोग उस नाइंसाफी को लेके हमारे साथ खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपकी सरकार इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को बनेगी, उस नाइंसाफी को सबसे पहले आप दूर करोगे। उसके साथ साथ तालीमी निज़ाम यहाँ पे दरम बरम है। अगर कहीं आपकी हुकूमत के दौरान कोई स्कूल सैंक्शन हुए थे तो उनकी बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग कहीं पे है तो स्टाफ नहीं है। पिछले 10 साल में यहाँ पे एक जुल्म की हुकूमत रही है। पिछले 10 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई आरईटी टीचर भर्ती नहीं हुआ, कोई एसपीओ भर्ती नहीं हुआ, कोई आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती नहीं हुआ, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। जो 2014 में कांस्टेबल के लिए एलिजिबल था, आज वो ओवर एज हो चुका है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? वो जो जुमला पार्टी है, कल उन्होंने एक बहुत बड़े अपने लीडर को बुद्धल में लाया था, लेकिन मैं उस लीडर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धल से शुपैया रोड का हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है और मैं वोटों के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इल्तिजा करूंगा उमर साहब से कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो बुद्धल से शुपैया रोड की कंस्ट्रक्शन की जाए, हमारे एरिया को टूरिज्म पे लाया जाए। हमारा एरिया जो कश्मीर से बिल्कुल कम नहीं है, बहुत खूबसूरत एरिया है। सबसे मेजर इशू अनएम्प्लॉयमेंट का है। 15,000 से 20,000 लेबर जो हमारे एरिया से पूरी रियासत में हिमाचल और पंजाब तक सप्लाई होती है, क्योंकि हमारे जो एक्स मिनिस्टर और एमएलए साहब हैं, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी महारत यही है कि 20,000 लेबर का एजाज उनके सर पे है। सबसे ज्यादा लेबर उनके गांव तराला से जाती है। तो मैं उमर साहब से इल्तिजा करूंगा कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो रोजगार के वसाइल यहीं पे पैदा किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सर उठा के इज्जत से अपना रोजगार यहीं पे कमा सकें। पब्लिक से मैं रोज रूबरू होके बात करता हूं, अपना दुख सुनाता हूं और इनका दुख सुनता हूं। इसी सियासी दहशतगर्दी के चलते हुए मैंने अपने वालिद साहब को खो दिया, क्योंकि यहां पे इंसान को सांस लेने की भी इजाजत नहीं है पॉलिटिकल गुंडागर्दी के तहत। आज भी हमारे जो लोग हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनको यह कहा जा रहा है कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, आपका IAY का केस काट दिया जाएगा, आपकी बिजली और पानी काट दी जाएगी। जो यूपी और बिहार का माहौल है वो माहौल यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को लोग हल्का बटन दबा के उस पॉलिटिकल गुंडागर्दी, उस पॉलिटिकल ठेकेदारी निजाम को यहां से जड़ से उखाड़ेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उमर साहब, हमारी 2 डिमांड और हैं, एक खवास कॉलेज और एक पीडी कॉलेज के लिए।
बुदल की तहसील और शुपिया की रोड, बस हमारे यही छोटे मुतालबे हैं। बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता ही है, बुरा हाल है। जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। जो हमारा 40-50 साल का कोटा बचता है वो हमें प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करता हूं, क्योंकि सब लोग उमर साहब को और मियाँ साहब को सुनना चाहते हैं, दूर दूर से आए हैं, सुबह से बैठे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तो जनाब हमारे पीरो मुर्शिद जनाब मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब। शुक्रिया 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 आप सबका शुक्रिया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब हमारे कायद जनाब उमर साहब, जनाब जावेद साहब, बाजी असलम साहब, यहाँ पर आए हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में इस जलसे में आए हैं। अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, उमर साहब की तरफ से भी, और सुबह से आप इस धूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो तकलीफ़ आपने की है, मुझे यकीन है कि आपका ये जोश व खरोश 25 सितंबर को जब यहाँ पे वोट पड़ेंगे तो इसी जोश व खरोश के साथ आप जावेद साहब के हक़ में वोट देकर इनको कामयाब करेंगे। मैं अपने पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। मैं आपने उस वक्त जिस मोहब्बत का यहाँ पे इज़हार किया, हमें वोट दिए, कामयाब किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका। और कोशिश करूँगा कि जो आपकी तवक्कात मुझसे वाबस्ता हैं, इस इलाके की, इस रीजन की, रजौरी पुंछ की, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, ख़ास तौर पे ये जो रजौरी और पुंछ का एरिया है, यहाँ मुश्किलात का कोई शुमार ही नहीं है। और मेरा फ़र्ज़ बनेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपके मामले हों, मुग़ल रोड का टनल हो, रजौरी की रेलवे लाइन हो, ये जो बुदल से आप श्रीनगर की रोड का कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मेरी वहाँ पे पूरी लड़ाई होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी। और मुझे यकीन है कि मैं इस सिलसिले में कामयाब होऊंगा। आपके इलाके में आपकी जो सड़कें हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उनसे मेरा पहले भी ये गिला रहता था कि ये हेलीकॉप्टर में चलते हैं, इसलिए इनको इन इलाकों की मुश्किलों का, मुसीबतों का, ख़ास तौर पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज़ के हवाले से, उनके हवाले से उनका सही पता नहीं लगता। और अब अगर उमर साहब को अल्लाह ताला मौका दे तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो इन सड़कों पे, इन इलाकों में गाड़ियों पे आएँ, जीप पे बैठ के आएँ, कार पे बैठ के आएँ, और फिर आपको पता लगेगा कि ये लोग 75 साल हो गए हिंदुस्तान की आज़ादी को, ये अभी भी तरक्की के लिहाज से नामहरूम हैं। यहाँ अभी भी पानी नहीं मिलता, यहाँ अभी भी सड़कें अच्छी नहीं हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज ज़रूर बना लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो ये बड़े काम हैं, बड़े चैलेंज हैं, और ये लोग तवक्का रखते हैं, मुझसे भी रखते हैं, ख़ास तौर पे आपसे रखते हैं कि आप जो ये नाइंसाफ़ियाँ अगर माजी में हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, तो उनको आप दूर करेंगे, उनको आप ख़ुद देखेंगे। और ये सही बात है कि इस रजौरी पुंछ के लिए एटलीस्ट PHE का सेक्टर हो, PMGSY का हो, PWD का हो, इसमें इनको इनका हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये माजी में नेगलेक्टेड रहे हैं। रिक्रूटमेंट के हवाले से जावेद साहब ने ख़ुद बात की
कि यहाँ से हज़ारों मज़दूर जो हैं वो बाहर जाते हैं, काम यहाँ पे नहीं है, मेहनत नहीं है, नरेगा नहीं है, कोई PHE का काम नहीं है। पेंशन के लिहाज से इन बेचारों को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, उस पर क्या गुजारा होता है। तो मैंने इस कॉन्जेंसी में पिछले हफ्ते ही टूर किया है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं बार बार उन चीज़ों को दोहराऊं और आपके और उमर साहब के दरमियान ज़्यादा देर तक रहूं। मेरी आपसे जो गुजारिश मैंने पहले की, आपकी जो यहाँ पे मोहब्बत, उस बात जिसका आपने इजहार किया है, मुझे यकीन है कि ये वोट हमें मिलेंगे और फिर हम इस इलाके की जो तरक्की है वो कर सकेंगे। हम बेरोज़गारी के हवाले से आपकी मदद कर सकेंगे, आपकी खिदमत कर सकेंगे, और आपकी कोई भी खिदमत हमसे होगी तो उससे हमें दिली तसल्ली होगी, सुकून होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं तंजीम का, उमर साहब का, मियां साहब का। वो इसलिए कि इस बार जो आपने हम बुदुल वालों की जो ख्वाहिश थी, जिसे पिछले 15-16 सालों से यहां के सियासतदानों ने इस आवाम को कैंची बन के काट काट के फेंक दिया था, उसे जावेद इकबाल चौधरी ने सुई बन के, और उनके पीछे बाजी असलम साहब ने, शाजिया मैडम ने, और बाजी वाहिद साहब ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान हजरात ने, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी बुदल है उसके यूथ ने, इनने धागा बन के उन लड़ियों को, उन काटे हुए उन टुकड़ों को जोड़ा है। इंशाल्लाह जो आज आपके सामने इस वक्त जो है ये तस्वीर है, तो मैं इस शेर के साथ जनाब उमर साहब को दावत दूं कि यतीम हो गया है अदलो इंसाफ का जहां, यतीम हो गया है अदलो इंसाफ का जहां, जमाना फिर से उमर बिन खताब चाहता है, जमाना फिर से उमर बिन खताब चाहता है। अब फिर से मुंतजिर है, अब फिर से मुंतजिर है फतेह खैबर के, जमाना फिर से अली बिन तालिब चाहता है, जमाना फिर से अली बिन तालिब चाहता है। तो जनाब जोरदार तालियों में हमारे दिलों की धड़कन जनाब उमर साहब, जोरदार तालियां। ओ किया वो किया, ओ किया वो किया। ये सर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे निहायत ही सीनियर लीडर, आप सबके हर दिल अजीज, और हमारे मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, बुधल असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार और मेरे नौजवान साथी जनाब जावेद साहब, जनाब बाजी असलम साहब, बाजी वाहिद साहब, DDC कोटरंका शाजिया साहिबा, जनाब राजेश शर्मा साहब, चैन सिंह साहब, जीतराज शर्मा साहब, यहाँ पे स्टेज पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज़ुअमाए किराम, यहाँ पे आए हुए अहदेदार हजरात, वर्कर हजरात, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 10 साल हो गए हमें इस दिन का इंतजार करते हुए। इससे पहले जब असेंबली इंतखाबात के लिए हमने वोट मांगे, वो साल 2014 था। उस इलेक्शन और इस इलेक्शन के 10 साल का जो अरसा रहा, वो जम्मू कश्मीर के लिए वाकई बहुत भारी और बहुत कीमती साबित हुआ। जब इससे पहले 2014 में मैं कोटरंका आया, बुद्धल आया, मैंने उस वक्त अपने नुमाइंदे के लिए वोट मांगे। हमारी हैसियत अलग थी, हम एक रियासत का दर्जा रखते थे, लद्दाख का इलाका हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारा झंडा अपना था, आईन अपना, हमारी वजूद
पहचान, वकार, जमीन पे हक, रोजगार पे हक, अपनी दरियाओं पे हक। लेकिन इस 10 साल के अरसे में वो सारा कुछ हमसे लिया गया। आज न हमारी रियासत है, ना लद्दाख हमारा इसमें हिस्सा है। आज हमारा अपना झंडा नहीं, आईन नहीं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारे ज़मीनों पे अपना कब्ज़ा और हक नहीं, हमारे रोज़गार पे अपना कब्ज़ा और हक नहीं। और ये सब बदकिस्मती से हमारी कमज़ोरियों और हमारी खामियों का ही नतीजा रहा। हम बंटते गए, हम बिखरते गए, हम तकसीम होते गए, हमारी आवाज़ कमज़ोर होती गई और आखिरकार हम इस मरहले पे पहुंचे जहां पे शायद आज बाकी रियासतों के मुकाबले में उनके पास हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमसे कोई ऐसी चीज़ ली नहीं गई है जो कल को अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा हम दोबारा वापस हासिल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो हमसे लिया गया है वो हम वापस भी ला सकते हैं और लाने का तरीका भी जानते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बात ये कि हमें अपनी आवाज़ जो है और ज़्यादा कमज़ोर नहीं करनी, हमें और ज़्यादा तकसीम नहीं होना है। मुझे बैठे बैठे यहाँ स्टेज पे इस बात का एहसास हुआ कि ठीक है, हमें यहाँ इलेक्शन अब देखे हुए 10 साल हो गए, लेकिन हमें यहाँ बुद्धल कोटरंका में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए देखे हुए अब 22 साल हो गए। 2002 के बाद हमारा यहाँ अपना एमएलए कभी था ही नहीं। इसलिए तो जाके यहाँ मुतालबे और मुश्किलातों की कोई कमी नहीं रही। कौन से काम ऐसे हुए जब 5 अगस्त 2019 हमसे ये सारा कुछ छीना गया जिसका मैंने जिक्र किया यहाँ पे, उस वक्त हमसे बड़े बड़े वादे हुए, बड़ी बड़ी बातें हुई। जो आज कमल का फूल लेके जो है झंडे पे यहाँ घूम के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमल के निशान पे कहते हैं बटन दबा के कामयाब करो, उन्होंने हमसे वादे करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। उन्होंने उस वक्त गली गली जगह जगह ये कहा कि अगर हमारी तरक्की में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर यहाँ अमन में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर बच्चों के रोजगार में कोई रुकावट है वो 370 है। अब कौन सी नई फैक्ट्री आई? यहाँ पे हम इन दूर दराज इलाकों पे मौके पे डीजी साहब को भेजा करते थे वो डायरेक्ट भर्ती कैंप कराने के लिए। वहाँ पे कैंप लगता था स्पेशल भर्ती का, अगर कद बराबर छाती बराबर तो मौके पे डीजी साहब ऑर्डर पे दस्तखत करके वहाँ पुलिस में भर्ती करते थे नौजवानों को। आज 10 साल का अरसा हुआ है, शायद ही इस बुद्धल के असेंबली हलके में कहीं पे भी इस तरह की पुलिस की भर्ती का सिलसिला रहा होगा। यहाँ तक कि कहीं पे भी सरकारी मुलाजमत का कोई जो है निज़ाम ही नहीं रहा। हम लोग हैं अपने मंशूर में हम वादाबंद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के। इंशाल्लाह अगर आपके वोटों से जावेद जीता, अगर आपकी दुआओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी साहब को भेज के यहाँ डायरेक्ट भर्ती जो है पुलिस में कराने का काम करेंगे। मैंने चलिए ज्यादा कुछ नहीं किया अपनी हुकूमत के दौरान, लेकिन कम से कम बुद्धल के लिए मैंने तहसील का ऐलान तो किया था, उस पर दस्तखत भी किए, हमने उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की। हमारी हुकूमत रही नहीं, कई वजूहात के बुनियाद पे 2014 में हम इलेक्शन हार गए। लेकिन हमारे बाद जो आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना असर रसूख, अपने रिश्तेदारों का असर रसूख, ये सारा कुछ इस्तेमाल करके उस तहसील को जो है कायम होने नहीं दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनी, जावेद आपका यहां से चुना हुआ नुमाइंदा होगा, हम उस तहसील के ऑर्डर को दोबारा जिंदा कर देंगे। जिस तरह जावेद ने अपनी तकरीर में कहा, यहां बुद्धल से शुपैया की सड़क की बात की जाती है। हैरान होता हूं मैं इस बात से कि जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है उसने अभी तक फिलहाल इसमें कोई काम शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं तो उसकी तार दिल्ली से जुड़ी हुई रही।
कहीं ना कहीं तो उसका रिश्ता मरकज की हुकूमत के साथ रहा। हम बार बार बीजेपी वालों से ये डबल इंजन सरकार की बात सुनते हैं कि जहां डबल इंजन होगा वहां बड़ी तरक्की होगी। डबल इंजन इनका मतलब ये कि वजीर आजम भी उनका तो वजीर आला भी उनका। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें इनका डबल इंजन सरकार देखे हुए अब 10 साल हो गए। 10 साल डबल इंजन का हमें तजुर्बा रहा है। 2014 के इंतखाबात के बाद अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, वो मोदी साहब के साथ मिलके वो डबल इंजन। 2016 में जब मुफ्ती साहब वफात पा गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा वजीर आला बनी, वो भी डबल इंजन। जब 2018 में उनकी हुकूमत गिरी और राजभवन के जरिए यहां हुकूमत शुरू हुई, उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब उनके गवर्नर, वो भी डबल इंजन। सत्यपाल मलिक साहब के जाने के बाद मुर्मू साहब, वो भी डबल इंजन। अब हमारे ये मनोज सिन्हा साहब, वो भी डबल इंजन। हमने 5 इनके डबल इंजन देखे ना। अब इन 5 डबल इंजन के बाद भी यहां कोई आपका मुतालबा हल नहीं हुआ। उस सड़क का डीपीआर तक नहीं बना। और वो आज बात हमारे रोड्स के मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया। यहीं पे आके उसने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं है, हमसे किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की। अरे जनाब बीजेपी के उम्मीदवार साहब, आप 10 साल तक कर क्या रहे थे? आप तो हुकूमत में शामिल थे, आप अपनी पार्टी में रह के आप हुकूमत के नजदीक थे। अब तो आप बीजेपी में रह के और ज्यादा हुकूमत के नजदीक हो। कम से कम और कुछ नहीं तो डीपीआर तैयार करवा के आप रोड मिनिस्टर के टेबल पे रख देते, ताकि कम से कम आगे जाके इस सड़क पे काम शुरू हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पाया। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह जब आपके वोटों के नतीजे में जावेद साहब यहां जीत के जाएंगे, हमारी हुकूमत बनेगी, हम डीपीआर बनवा के दिल्ली भेजेंगे। आपने अपने वोटों के जरिए मियां अल्ताफ साहब को यहां से कामयाब करके भेजा है। मैं उन वोटों का तहे दिल आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, अपने तरफ से, तंजीम के तरफ से, तंजीम के सदर के तरफ से। और जैसे मियां साहब ने अपनी तकरीर में आपको इस चीज का यकीन दिलाया है, हम जैसे ही यहां से उस सड़क का प्रपोजल भेजेंगे, मियां अल्ताफ साहब लड़ झगड़ के उस प्रपोजल को मंजूरी दिलवा के इंशाल्लाह इस सड़क पे काम शुरू करवा लेंगे। कितना मुश्किल होता ना अब इन लोगों के लिए कॉलेज देना। आखिरकार जो हुकूमत के साथ इतना करीबी रिश्ता रखते हैं, उनके लिए कॉलेज का ऐलान करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहां पे ख्वास में कॉलेज की बात की जाती है, पीरी में कॉलेज की बात की जाती है। आखिरकार जो आदमी 22 साल कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ जुड़ा रहा, उस रिश्ते के बावजूद भी अगर इन इलाकों को कॉलेज से महरूम रखा गया, तो ये नालायकी का सबूत नहीं है और किस चीज का सबूत है? इंशाल्लाह ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे और जनाब जावेद साहब आके इन कॉलेजेस का संग बुनियाद यहां के रख के जाएगा। मुलाजमत इन्होंने दी नहीं, कहीं पे भी सरकारी मुलाजिम लगे नहीं। कम से कम, क्योंकि बार बार ये बीजेपी वाले जो मुल्क भर में तकरीरें करते हैं, कहते हैं ना अब टूरिज्म का हमने तूफान किया, बहुत टूरिस्ट आए। लेकिन अब इस जगह टूरिस्ट क्यों नहीं आते? यहां कश्मीर के मुकाबले खूबसूरती में कौन सी कमी है? यहां मेहमान नवाजी में हम कौन सी कमी रखते हैं? हम भी अपने मेहमानों को इज्जत और अदब से जो है उनके साथ पेश आने के आदी हैं। तो ऐसा क्यों कि चाहे वो कोटरंका हो, चाहे वो ख्वास हो, चाहे बुदल हो, चाहे झमोला हो, ऐसी इलाकों को जो है टूरिज्म के नक्शे पे लाके कम से कम यहाँ के नौजवानों को उस टूरिज्म का थोड़ा सा फायदा दिलवा देते। नहीं हो सका इनसे। और इसलिए मैं कहता हूं ना, अब आखिरकार अगर 370 को हटाया गया था हमारी तरक्की के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए, तो उसका असर हमें मिला क्यों नहीं? उसका फायदा हमें मिला क्यों नहीं? ना तालीम में हमें मिला, ना तरक्याती काम में हमें मिला, ना टूरिज्म के लिहाज से हमें मिला। बिजली की बात करें, आज बिजली को लेके कहीं से भी मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो परेशान नहीं है। बिजली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट, और बिजली का बिल महीने में आपको वक्त पे मिल जाता है। और जहां हमारे दौरे हुकूमत में आपका बिजली का बिल महीने का 200, 250, 300 से ज्यादा नहीं।
आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिजली का बिल 1650 रुपए से कम नहीं आता। आमदनी क्यों ना आपकी 1500 हो, लेकिन बिजली बिल 1650 से कम नहीं। हम अपने मंशूर में आप लोगों के साथ हमने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि इस महंगाई का जो आपके ऊपर असर पड़ा है वो हम कम कर सकें। वजीर आजम साहब, जिनका उम्मीदवार यहां कमल के फूल पे वोट आपसे मांग रहा है, वजीर आजम साहब ने, मुझे याद है, एक स्कीम के तहत आपको गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा ये गैस का चूल्हा ले लो, इस पे खाना बनाओ, क्योंकि आप लकड़ी जलाते हो उसके आपसे सेहत पे असर पड़ता है, आप गोबर जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, ये गैस का चूल्हा जलाओ, इससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा।